Hello everyone, welcome back to the video lecture series for white collar crimes. इस वीडियो में these are the topics that we'll be covering. अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर टॉपिक्स कंटेंट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. You must have a basic idea of which section we are talking about, what are the provisions in it. So इसके लिए we'll have to really go through this index. सबसे पहले need for combating money laundering, magnitude of money laundering, its steps and various procedures. मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं. PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इसका सबसे सेंट्रलाइज्ड स्टैट्यूट है PMLA को मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए. इसमें ये डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अटैचमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग्स, रिपोर्टिंग एंटिटी एंड स्केड्यूल ऑफेंसेस. ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग्स किस सेक्शन के अंदर दिया है? सेक्शन 3. ऑफेंस किस में एक्सप्लेन्ड है? सेक्शन 3. और पनिशमेंट किस में एक्सप्लेन्ड है? सेक्शन 4. इन्फोर्समेंट कौन करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट किस में एक्सप्लेन्ड है? सेक्शन 5 के अंदर. अटैचमेंट अभी आप डिटेल में भी समझोगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो सारी पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी गई है, अभी भी पावर में है. उसको हम लोग कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इन एब्रीवेशन नोन एज द ED. तो उसके पास अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करने की पावर होती है सेक्शन 5 के अंडर. आप अभी डिटेल में समझोगे कि सेक्शन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है. मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं. जब भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम कमिट होता है तो गवर्नमेंट को, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कवर करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर होता है कि जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम कमिट करा है उसकी वो एक प्रॉपर्टी उस क्राइम से अटैच कर सकती हैं, ताकि जिन जिन लोगों को लॉस हुआ हो उनका लॉस कवर अप हो सके. सो बेसिकली it's sort of a security that has been created against the crime that has been committed for the people who have suffered the loss, and it is in a way a penalty attached to the offender. पावर्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या क्या होती हैं ये भी एक्सप्लेन करा है हम लोगों ने. सर्वे, सर्च एंड सीजर. सर्वे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनकी वरासिटी असेस करना, कहाँ कितने हो रहे हैं, किधर कम हो रहे हैं, किस इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहे हैं, किस मार्केट में चांसेस ज़्यादा हैं. तो पूरा सर्वे कंडक्ट करना ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. और वैसे ही सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग की फंक्शनिंग चले. सर्च क्या होता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर होती है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एरिया सर्च कर सकती है, कोई भी एरिया इन्वेस्टिगेट कर सकती है, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की भी वेल्थ, किसी के भी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. अगर उनको कोई रीजनेबल सस्पिशन है, इसका एक बहुत बड़ा क्लॉज है रीजनेबल सस्पिशन. और सीजर मतलब होता है वो प्रॉपर्टी छीन लेना, वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेना जिससे अटैच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास डाउट है कि या इससे अटैच्ड कुछ ऑफेंस कमिट हुआ है. उसके बाद होता है पावर टू अरेस्ट. पावर टू अरेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास पावर है कि वो किसी भी इंसान को ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकती है अगर उनके पास एक रीजनेबल सस्पिशन है और उनकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है और सारा जो स्टैब्लिशमेंट होना था, जस्टिफिकेशन, वो कोर्ट्स के सामने हो भी गया है. कोर्ट ने भी यही बात बोली है. सो दे हैव द पावर टू अरेस्ट द पर्सन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 19. एडजुडिकेशन ऑफ द एक्ट, ये मैं आपको इतना ब्रीफली ऐसे पॉइंटर्स में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको डिटेल में इसको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फाउंडेशन स्टैब्लिश करने के लिए यू मस्ट नो कि किस सेक्शन में क्या बात करी गई है,
You can obviously mention it in one liner or couple of lines while you're writing your exam. It will give a very strong impression to the examiner, to the person who will be checking your papers, that you have a very good understanding of the overall concept of PMLA, Prevention of Money Laundering Act. ओके, एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटी, मूविंग ऑन टू दैट, सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, किन किन अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनको एडजुडिकेट कर सकती है, उन पे ट्रायल कर सकती है, उन पे सुनवाई कर सकती है, उन पे जजमेंट सुना सकती है। ये नॉर्मल कोर्ट्स के पास क्यों नहीं जाता है, इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन क्यों बनाया गया है? जनरली तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के पास चला जाना चाहिए। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, पीएमएलए के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रेडिकेट ऑफेंसेस होते हैं। तो इसकी वजह से एक नॉर्मल कोर्ट के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि दे कैन टेक अप the matter without any specific niche expertise. These special courts which are established under section 43 and 47 of the act are the adjudicatory authorities. They have an established set board where which consists of a lot of experts, financial experts, accounting experts, cyber crime experts, एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे भी रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग कमिट हुई है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस उसमें रिलेटेड होते हैं, इस टैक्स हेवन्स बन जाते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था। अगर वो आपने वीडियोस देखें तो you'll really be able to connect what I'm trying to say, कितने कॉम्प्लेक्स नेचर होता है मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट का। इसीलिए पीएमएलए का एक अलग से सेक्शन भी बनाना पड़ा 2002 में, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इवेंचुअली होता क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर सीजर की तो है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकती है। ये सारी प्रॉपर्टी जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ऑफेंस हुआ है, वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। कहते नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेजर होता है, जितना भी फाइन्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और पीएमएलए के जो ऑफेंसेस होते हैं वो इतने लार्ज स्केल के होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स वेस्ट होती हैं। उसके बाद ये बहुत ही ब्रीफली, आई डोंट थिंक सो यू विल बी रियली नीडिंग दिस, बट दिस इज़ गिवन इन योर केस मैट, सो आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या होते हैं पीएमएलए के। बेसिकली एक कंप्लायंस गाइड बनाई गई है, कंप्लायंस सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं जो बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दी फाइनेंसिंग इंटरमीडिएटरीज कनेक्टिंग links have to follow, which are given under section 12 and section 12A. ये obligations follow करनी होती हैं इन institutions को to prevent money laundering. उसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स विद अदर कंट्रीज, क्योंकि पीएमएलए का जो ऑफेंस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में क्रॉस बॉर्डर चलता है। नेशनली कोई हज़ारों करोड़ों का फ्रॉड कर रहा हो, ये चांसेस बहुत कम हैं। दीज पीपल हैव अ वेरी स्टैब्लिश कनेक्शंस अक्रॉस कंट्रीज़। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कैसे जहाँ पर वीक पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज होते हैं ना, वहाँ पर लोग टैक्स हेवन्स बना लेते हैं। स्विस बैंक में पैसा डाल दिया, कुछ ऐसी कंट्री के किसी ऐसे बैंक में ऐसा पैसा डाल दिया जहाँ पर से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। अग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में, अग्रीमेंट नहीं है कंट्रीज़ के बीच में कि इंफॉर्मेशन निकाल सके। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ये टाई अप स्टैब्लिश कर सके, ताकि जो फ्रीक्वेंसी, जो चांसेस हैं वीक लॉस वाली कंट्रीज़ के साथ ऐसा ऑफेंस होने की, वो बहुत लो हो जाए। मूविंग ऑन, ये केसेस हैं जो हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। आई विल ओनली बी डीलिंग विद कपल ऑफ केसेस, राम जेठमलानी वाला एंड विनोद कुमार वाला। बहुत मैंने आपको इसमें ही काफ़ी डिटेल दे दी है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। ये पूरा जो मैंने पीपीटी बनाई है, दिस कैन वर्क एज अ शॉर्ट नोट्स in your exam. No unreliable means are being referred while making this PPT. All the prescribed and suggested books that were given in your case mat are being referred to. So you don't need to worry about the quality of the content. I've tried to make it very, very comprehensive and at the same time maintain the quality standard of the content. मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस होता क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
Money laundering is the process of illegally concealing the origin of money, obtained from illicit crime activities such as drug trafficking, corruption, embezzlement, or gambling by converting it into illegitimate source. एक गलत तरीके से पाया हुआ पैसा जब हम लोग लेजिटिमेटली पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और कर देते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। बहुत ही बेसिक भाषा में मैंने आपको समझाया। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपने पैसा बना लिया और आप उसको लेजिटिमेट सोर्स में रख रहे हो, दैट इज प्लेसमेंट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. For example, you are a government officer is doing a lot of corrupt activities. He has accumulated a wealth of around 2 crores. एंड नाउ वो 2 करोड़ को वाइट मनी, ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, उसने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम करना चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को छुपाने के लिए उसने अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करे उन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उनको बहुत सारे स्पैम और बहुत ही सारे शैम ट्रांजैक्शन से लेयर करा, छुपाने के लिए, उसको कंसील करने के लिए, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, उनका ध्यान नहीं जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजैक्शन लगे। वो है लेयरिंग। और जब वो लेयरिंग कंप्लीट हो जाती है तब आप उसको इंटीग्रेट करते हो इन दी लेजिटिमेट financial system. That is called the process of integration. Moving on, few methods of money laundering are shell companies and trust. जैसा मैंने आपको बताया, shell companies का मतलब क्या होता है? फेक कंपनीज, शैम कंपनीज बनाना, ये बेसिकली ज़्यादातर टैक्स इवेजन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत सारी शेल कंपनीज बनाते हैं। शेल कंपनीज मेजरली बनती उन्हीं तरीके की हैं जिनमें कैश का ट्रांजैक्शन बहुत हैवी हो। फॉर एग्जांपल स्पा हो गया, रियल एस्टेट कंपनीज हो गई, या फिर कोई भी आप ले लीजिए, फर्नीचर का काम हो गया, जिसमें कैश बहुत ही हैवीली जाता है। उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी शेल कंपनी से आप टैक्स इवेड कर लो। ये लोग इतने एस्टैब्लिश्ड होते हैं कि इनके पीछे एक सेट ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं हु आर हेल्पिंग देम टू कमिट दीज क्राइम्स. If you want to get into corporate, you must have a very good understanding of this entire concept. Bulk cash smuggling, as the name speaks for itself, कैश का बहुत बड़ा पोर्शन आप उठा के बाहर कंट्रीज़ में भेज देते हो. इनवॉइस फ्रॉड, आपने फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करा लेकिन आपने इनवॉइस कम की बनाई, और अगर आपने इनवॉइस कम की बनाई है तो आपने खर्चा और इनकम कम का दिखाया है, उस हिसाब से आप टैक्स भी कम दोगे. ये सब होता है. ओवरसीज़ बैंक्स, टैक्स हेवन्स, मैंने आपको बताया, स्विस बैंक में पैसा डाल देना, कोई ऐसी कंट्री में पैसा डाल देना, किसी कंट्री के ऐसे बैंक में पैसा डाल देना जहाँ पर हमारे पास टाई अप्स नहीं है. बहुत सारी इंडिया के पास, ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास टाई अप है कि अगर उनके पास कुछ सस्पिशियस लगता है कि इस इंसान ने आपकी कंट्री में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करी है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दो. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के पास अभी भी नहीं है. वन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज़ द स्विस बैंक. इन्वेस्टिंग इन लेजिटिमेट बिजनेसेस, जैसा मैंने आपको बताया, साइफरिंग ऑफ मनी, इंटीग्रेट करने की कोशिश करना. कैश इंटेंसिव बिजनेसेस, जिसमें कैश का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है. इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? बहुत ही बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादातर समझ में आ ही गए होंगे. सोशो कल्चरल इफ़ेक्ट्स, money laundering success encourages criminal to continue their illegal schemes, more fraud, more drugs on streets, more drug related crimes. Money, ड्रग से पैसा कमाना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन उससे क्वांटिटी जो पैसे की आती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है. और जब अपने आसपास लोग ऐसा होते हुए देखते हैं तो दे गेट ल्योर्ड दैट just a minute. They get lured that something like this can also help them gain a lot of money. Moving on, टेररिज्म बढ़ जाता है. टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत इस्तेमाल होता है.
कोई फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एनिमी कंपनी टू commit a terrorist activity in India by extorting weapons from across borders. That is practically not possible. तो इसके लिए वो फाइनेंस यहीं जनरेट करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर ही वेपन्स लाने की और बनवाने की कोशिश करते हैं, तो टेररिस्ट एक्टिविटी का चांस बढ़ जाता है. These organized crimes can infiltrate the financial institutions, acquire control to large sectors of economy through investments, or offer bribes to public officials and indeed governments. इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये शहरों कंट्रीज़ की जीडीपी हिल जाती है. It is estimated that money launderers scrubs as much as 2 trillion or 5% of the world's GDP every year. अभी भी इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. Massive influx of dirty cash into areas of the economy that are desirable to money launderers create false demand. Legitimate small businesses cannot compete with money laundering front companies that can afford to sell a product at a lower price because their primary goal is to clean money rather than make profit. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो नहीं compete कर पाते मनी लॉन्ड्रिंग के सामने, जब बड़ी बड़ी कंपनीज उनको सप्रेस कर रही होती हैं, ऑप्रेस कर रही होती हैं, और थ्राइव नहीं कर पाते. उनका बिजनेस कभी चल ही नहीं पाएगा क्योंकि पूरा सिस्टम ही गलत तरीके से चल रहा है, और ये इन द लॉन्ग रन इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंटायर इकोनॉमीज ग्रोथ, वेलफेयर, पीपल, एवरीथिंग. Important definitions under the Prevention of Money Laundering Act that you must be aware of is number 1, attachment, proceeds of crime, and scheduled offenses. We'll very quickly go through this. Attachment का मतलब क्या होता है? The Enforcement Directorate has the power to provisionally attach a property in terms of Section 5 Clause 1 of the PMLA. Apart from satisfaction of other conditions, a person in possession of proceeds of crime, the said attachment is confirmed by the adjudicating authority under Section 8 subclause 3 of PMLA, and eventually it is to be confiscated by the government in terms of Section 9 of the PMLA. This must be ringing a bell. Section 9 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर थी. The key thus to establish an offense of money laundering or of attachment of property under PMLA is existence of proceeds of crime. Consequently, it becomes imperative to understand what is meant by proceeds of crimes under PMLA and how the courts have interpreted it. जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी जब मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम स्टैब्लिश हो जाता है तो कोई भी प्रॉपर्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर होती है अटैच करने की उस प्रोसीजर ऑफ क्राइम के साथ. ये पावर किसके अंदर होती है? सेक्शन 9. अटैचमेंट क्या होता है वो सेक्शन 5 में समझाया गया हुआ है. दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम स्टैब्लिश करना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी वाइटल फॉर कन्विक्टिंग समवन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. प्रोसीजर ऑफ क्राइम क्या होता है? सेक्शन 3 के अंदर समझाया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसका मतलब ये है कि मीन्स प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to scheduled offenses. ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यहीं पर लेयरिंग और इंटीग्रेशन जो मैंने आपको समझाया था ना, वो कॉम्प्लिकेट कर देता है मैटर को, कि कोर्ट्स और जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंक्लूड नहीं कर पाती हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, ये एक्वायर करी गई है, ये इलीगल मीन से करी गई है या लीगल मीन से करी गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयरिंग और इंटीग्रेशन हो जाता है कि इट गेट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द अथॉरिटीज़ टू इवेलुएट द ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी. उसके बाद स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं? दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, बट PMLA के अंडर स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस समझाए गए हैं. ये बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं. पार्ट ए में ये समझाया गया हुआ है कि जो ऑफेंसेस इंडियन पीनल कोड
नारकोटिक्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक्सप्लेन्ड है, वो पार्ट ए में जाएंगे। ये सब पीएमएलए के अंडर ही फॉल होते हैं। और जो सेक्शन सी है, पार्ट सी है, वो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के बारे में बात करता है। मैंने आपको बताया था ना, इसके लिए एक अलग से स्केड्यूल बनाना पड़ा, एक पार्ट बनाना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होने की। इट मे बी पर्टिनेंट टू नोट दैट द अकरेंस ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंसेस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने आपको प्रेडिकेट ऑफेंसेस का मतलब जैसे समझाया, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस विच आर वेरी लार्ज इन स्केल आर प्रेडिकेट ऑफेंसेस। The effect, the value involved, and the complexity is so large in predicate offenses that they fall under the purview, the ambit of PMLA. Offense and punishment of money laundering, सेक्शन 3 के अंदर PMLA ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस समझाया है, और सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट समझाई गई है। Thus, what is relevant to be kept in mind, third point that you can refer to is relevant to keep in mind is that the person to be guilty of the offense of money laundering, the said person must be involved in any process of activity connected with the proceeds of crime. Proceeds of crime is very very important. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी जनरेट करी थी, प्रोसीजर ऑफ क्राइम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलीगली जनरेट करी हुई प्रॉपर्टी थी, मैंने लैंड जनरेट करा। अब उस लैंड को बेचकर मैंने 10 और लैंड खरीद लिए, और उन 10 और लैंड को बेचकर मैंने 10 और गाड़ियाँ खरीद ली। तो ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में ही आएगा, क्योंकि उनका ओरिजिन इलीगली ऑब्टेन था। जो पैसे आपने फर्स्ट सोर्स से निकाले थे, इलीगली निकाले थे, कमाए थे, वो ही इलीगल था। तो एवरीथिंग रिलेटेड इज इलीगल। यू कैन take a screenshot or go through this definition. It's not very complicated. You must and you can copy it as it is in your exams. So सबसे पहला केस इज राम जेठमलानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द नेक्स्ट वन इज विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सो राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था? आई अंडरस्टैंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट यू मस्ट बेयर विद मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स. The petitioners, a group of noted professionals, brought to the court's attention several media reports that mentioned siphoned of unaccounted monies by national and legal entities of India to tax havens with strong secrecy laws, especially Liechtenstein. I actually am not aware of the pronunciation, but however it pleases you. The petitioner sought accountability from the government for failure to adequately prosecute such cases. The petitioners alleged that the failure to control such activities are dereliction of duty, revealed the incapacity of the state to control tax evasion and crime prevention, and could have serious connotations for security and integrity of India. They sought directions for constitution of a special investigation team headed by the former judges of the Supreme Court to ensure proper investigation in these matters. The petitioners also sought disclosure of certain documents held by the respondents, which contained names and bank particulars of India's holding offshore bank accounts, particularly in the country. तो हुआ क्या था कि राम जेठमलानी ने मिलकर बहुत सारे नोटेबल प्रोफेशनल्स के साथ कोर्ट को अप्रोच करा था कि कुछ बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अनअकाउंटेड मनी जो है वो टैक्स हेवन्स में साइफन ऑफ करी जा रही है, भेजी जा रही है, छुपाई जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बेसिकली। और इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच ऑथेंटिक रिपोर्ट्स इन हैंड। पेटिशनर्स ने ऑल्सो ये भी अलेज करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि ये बेसिकली डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? अपनी जो अथॉरिटी, अपनी जो ड्यूटी उससे भागना, वो पूरी नहीं करना।
और ये प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस को। टैक्स इवोजन नहीं कंट्रोल हो रहा है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया भी क्वेश्चन में आ रही है, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं अगर इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो पेटिशनर्स ने कोर्ट से कहा था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्टैब्लिश करो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हों, और इस पूरे मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करो, एंड all the information that has been disclosed by those countries must be confiscated and asked for by Indian government. Issue क्या था सबसे पहला? Whether the government has lapsed in its duty to conduct a proper investigation, and further whether there's a need to constitute an SIT to supervise the investigation, and whether the disclosure of names and bank particulars of individuals alleged to have stored black money offshore violated the right to privacy. सबसे पहला, गवर्नमेंट ने क्या सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के अलावा बाद भी? दूसरा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो बैंक के पास इंफॉर्मेशन है हमारे इंडियन इंडिविजुअल्स के बारे में, वो हमारे पास लेने का हक है। विल दैट नॉट वायलेट द राइट टू प्राइवेसी? तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया रिस्पोंडेंट्स ने, उन्होंने कहा कि स्टेट सबमिटेड दैट they had formed a high level committee to coordinate the investigation in these cases, and there was no need to constitute a special investigation team. हम लोग ने एक हाई लेवल कमेटी ऑलरेडी बना ली है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। द रिस्पोंडेंट अग्रीड दैट दे रिसीव्ड द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द बैंक्स in Germany under the double taxation agreement. ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दिस इज डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट. इट रिलाइड ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड secrecy clause of the DTA to submit that the agreements barred the respondents from closing the information to the petitioners. Even during the ongoing court proceedings, it argued that the disclosure of names of individuals with banks and other related information would violate the right to privacy of individuals who had deposited their monies in an unlawful manner. दूसरा, रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हम लोग के हमारे बीच में गवर्नमेंट के बीच में और उन कंट्रीज़ के बीच में कि बैंक्स के बीच में एक डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट है जो हम लोगों को बार करता है फ्रॉम डिराइविंग all that confidential information of the people who have opened their banks in those accounts. There's a set agreement that is in place. So अगर हम लोग ये करते हैं, information निकालते हैं, that will be a clear violation of right to privacy and the agreement as well. So इसका डिसीजन कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा, कोर्ट ने अपना डिसेंट एक्सप्रेस करते हुए ये कहा, in the light of the unsatisfactory status report filed by the respondent and several lapses in their accounts, even after forming a high-level committee, the court ordered the appointment of an special investigation team to monitor the investigation and prosecution related to storage of unaccounted monies in foreign banks accounts by Indians. कोर्ट ने कहा कि हाई लेवल कमेटी कुछ कर नहीं पाई है, तो कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों को इस्टेब्लिश करनी ही चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बोला, और सारी इन्फॉर्मेशन ये जो पूरा मैटर है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरी बात ये बोली कि जो कोर्ट ने ये जो डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट के बारे में को रेफ़र करा गया था ना रिस्पोंडेंट्स ने आर्ग्यूमेंट में, उसको कोर्ट ने एनालाइज करा और ये ऑब्जर्व करा that there was no absolute bar of secrecy, and the double taxation agreement in fact specifically accounted for disclosure in public court proceedings. डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन था, उसने क्लियर कट कहा था कि अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ज़रूरत है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन रिवील करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड नहीं करी जा सकती। तीसरा, कोर्ट ने क्या कहा,
However, the court further observed that holding a bank account in a foreign jurisdiction was not unlawful prima facie, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपका एक फॉरेन अकाउंट में फॉरेन बैंक में अकाउंट है आपको लाइबल नहीं होल्ड कर सकते. और ये भी ग्राउंड नहीं है कि एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील करनी पड़े कोर्ट के सामने जस्ट बिकॉज यू हैव एन अकाउंट इन द फॉरेन बैंक. The courts held that unless the investigating authority and the states have established a prima facie ground to accuse the individual beyond a reasonable doubt, they should have evidence in hand to accuse the individual of a wrongdoing. Through properly conducted investigations, it could not reveal bank details to the public at large. जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद तब तक कोई एक प्रॉपर मैनर में तब तक पब्लिक एट लार्ज के सामने रिवील नहीं करा जा सकता. दिस इज़ कम्प्लीटली अनलॉफुल. कोर्ट ने ये भी कहा कि द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31 clause 1 had to be balanced with the individual's right to privacy under Article 21, and a solution to find the problem of abrogation of one zone of constitutional values could not be creation of another zone of abrogation of constitutional values. एक राइट को बचाने के लिए आप दूसरे राइट को सप्रेस कर लो, ये कहीं नहीं लिखा है. दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This was a very clever observation the court has given in this particular judgment. It is one of the most landmark judgment. So yeah, as it is, आप in a summary you can note this down, take a screenshot or anything. The court noted that the right to privacy was an integral part of the right to life, and it was important that the individuals were kept free from public scrutiny unless and until they are acting in an lawful manner. जब तक वो कुछ अनलॉफुल नहीं कर रहे हैं उनको आप पब्लिक स्क्रूटनी में सबके सामने ट्रायल पे नहीं डाल सकते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू कर सकते हो. एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए सस्पेशन स्टैब्लिश करने के लिए. एंड दैट द एक्सपेक्टेशंस टू दिस राइट could not be created in haste. The court therefore exempted the respondent from revealing the names of those individuals against whom any investigation or proceeding remained pending, and directed disclosure of details of those individuals against whom investigation had been concluded and proceedings initiated. कोर्ट ने ये कहा कि जिन जिन लोग पर्टिकुलर लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, सस्पेशन स्टैब्लिश हो गया है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ ने एक्ट ले लिया है और एक रीज़नेबल डाउट है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए और जिनके ऊपर नहीं है उनकी नहीं निकाली जाए. वेरी क्लेवर जजमेंट. सो ये वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. आई विल एंड इट हियर ओनली. दिस नेक्स्ट केस विल बी डीलिंग इन द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू.